सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपने चर्चा कर रहे थे। सेकंड लेसन अपना प्रारंभ हो चुका था, एक पार्ट अपना कंप्लीट भी हो चुका था। आज सेकंड लेसन का दूसरा वीडियो मतलब सेकंड पार्ट। अब याद करो, अपने लास्ट लेसन में जो चर्चा हुई थी वो गुलाम वंश को लेकर चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। गुलाम वंश के बाद में भारत के इतिहास में जिस वंश का शासन आया था उस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो अपने डायग्राम में से अपने को याद करना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में खिलजी वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था वो डायग्राम में से याद करोगे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा था। अपने को याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वरना तो मैं बोर्ड पे भी लिख देता। एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। खिलजी वंश में आपको ध्यान रखना है केवल किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दो चार पॉइंट जो भी बनते हैं अपन वो लिख लेते हैं इसमें। देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था। मतलब विश्व के इतिहास में अपन बात करें तो यूनान का एक शासक था सिकंदर। सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है क्योंकि उसने पूरे विश्व पर जीत का सपना देखा था। लगभग उसका वो सपना पूरा हुआ था। यही सपना फिर अलाउद्दीन खिलजी का था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या कहा, द्वितीय सिकंदर। पहला पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा। उसके बाद में एक पुस्तक थी खजाइन उल फुतूह। इसका एक दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था अमीर खुसरो। उस अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया है, दो उपाधियां दी गई इसे। एक तो विश्व का सुल्तान कहा गया है और इसके साथ ही कहा गया है क्या, जनता का चारा हुआ है, मतलब जनता को चराने वाला कहा गया है। सेकंड पॉइंट में आपको एक किताब का नाम ध्यान रखना है। अगर बाय चांस किताब का नाम भूल भी जाओ तो ये भी लिख देना, ये तो लिख ही देना कि इसे विश्व का सुल्तान और जनता का चारावाह कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई विजय प्राप्त की थी, उनमें से अपन एक दो विजय का उल्लेख करना है, अपने को ज़्यादा नहीं करना। जैसे 1301 ईस्वी में इन्होंने तो क्या इतना सम्मान तो नहीं देना, अलाउद्दीन खिलजी सम्मान के लायक उसे था भी नहीं इतिहास में। इसने मतलब किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर जीत की तथा 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर। इसने 1301 ईस्वी में रणथंबोर तथा उस समय रणथंबोर का शासक था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान को अपन इज्जत दे सकते हैं क्योंकि हमीरदेव चौहान एक छोटी सी रियासत का शासक होते हुए भी उसने बड़ी वीरता के साथ किसका मुकाबला किया था, अलाउद्दीन खिलजी का। ये तो क्या था कि हमीरदेव चौहान जो शासक था यहाँ रणथंबोर का, उसके दो सेनापति थे रतिपाल और रणमल। उन्होंने इसके साथ विश्वासघात कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने महल में आने का एक गुप्त रास्ता बता दिया था, वरना अगर देखा जाए तो जीत किसकी हो जाती, हमीरदेव चौहान की हो जाती। रणथंबोर तथा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीता। ये दो जीत की उल्लेख कर देना, 1301 में रणथंबोर को और 1303 में चित्तौड़ को जीता। फिर यह पहला शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया।
देखो इससे पहले तक क्या होता था, इसके पहले मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पहले के जो भी शासक हुआ करते थे वो सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे। वो क्या करते थे कि जो भी एक बड़ी सेना की टुकड़ी होती थी उस सेना का जो सेनापति होता था उसको जमीन की एक जागीर दे देते थे और उस सेनापति को कह देता था, पहले के शासक क्या करते थे, उस सेनापति को कहते थे कि इस जमीन से जो भी पैदावार होगी उस पैदावार का कुछ मूल्य तो तू सैनिकों में बांट देना और कुछ मूल्य तू मुझे दे देना। इससे सेनापति क्या करता था, भ्रष्टाचार कर जाता था बीच में। अब अलाउद्दीन खिलजी ने खुद सैनिकों को डायरेक्ट नगद वेतन देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इसके अलावा घोड़ों को भी दागना प्रारंभ कर दिया कि भाई किस सैनिक के पास कौन सा घोड़ा है, सैनिकों का हुलिया नोट करने लग गया। तो ये कुछ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए थे किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये 4 पॉइंट आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखने हैं। खिलजी वंश के बारे में और कुछ भी अपने को याद नहीं रखना। अब याद करो आप उस डायग्राम में से, खिलजी वंश तो 1320 तक हो गया। खिलजी वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, तुगलक वंश आया था 1320 से 1414। अब उस तुगलक वंश में संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। लेसन के शुरुआत में डायग्राम में ये भी अपन ने लिख लिया था कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए अपने को इसमें एक ही क्वेश्चन करना है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का उल्लेख करो। 5 योजनाएं चलाई थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 5 योजनाएं बतानी है अपने को। पहला तो दिल्ली से देवगिरी, और इसी देवगिरी का नाम था क्या, दौलताबाद, राजधानी ले गया। मतलब दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया, मतलब दिल्ली राजधानी थी, दिल्ली की बजाय राजधानी किसको बना दिया, दौलताबाद को या देवगिरी को। दूसरी इसकी योजना थी दोआब में कर वर्दी की। समझा दूंगा एक एक करके, पहले देख लेते हैं। तीसरा इसने क्या किया, कांसे व तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। चौथा इसने क्या किया, खुरासान अभियान की योजना बनाई। और 5वां जो इसका वो योजना थी वो थी कराचील पर आक्रमण। अब एक एक करके समझाता हूं मैं आपको ये 5 योजनाएं। देखो इसकी योजनाएं वास्तव में देखा जाए तो इसकी काफ़ी अच्छी योजनाएं थी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले के शासकों की जो भारत की राजधानी हुआ करती थी, ज़्यादातर शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अपन ने लिखा था लाहौर उसकी राजधानी थी, लेकिन ज़्यादातर शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अब दिल्ली तो भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है। अगर कोई शासक चाहे कि भाई मैं पूरे भारत पे शासन करूं तो राजधानी तो ऐसी जगह होनी चाहिए ना कि जहां से पूरे देश को संभाला जा सके। तो राजधानी, इसकी इच्छा थी कि पूरे भारत के एकदम सेंटर में राजधानी हो। तो सेंटर में लगभग राजधानी रखने के लिए महाराष्ट्र में एक जगह थी देवगिरी, वहां उसने राजधानी बना ली। समझ के बाद देवगिरी राजधानी बनाई। देवगिरी का नाम फिर इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या रख दिया, दौलताबाद। तो अपन महाराष्ट्र में देवगिरी भी कह सकते हैं और इसे दौलताबाद भी कह सकते हैं। योजना काफ़ी अच्छी थी, लेकिन देखो गलती कहाँ हो गई। अब उस समय कोई हेलीकॉप्टर, प्लेन वगैरह, ट्रेन वगैरह, बस, कार वगैरह तो चलती नहीं थी। दिल्ली के लोग बाग जब राजधानी बदली तो इसके साथ साथ आ गए कि हम भी वहीं पर रहेंगे। बड़े बुजुर्ग बूढ़े बेचारे थे, वो पैदल पैदल आते आते रास्ते में कई तो मर गए। बचे कुछ जो दौलताबाद या देवगिरी पहुंचने के बाद उनको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं हुआ। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम तो वापस दिल्ली जाना चाहते हैं।
तो वापस राजधानी दिल्ली ले आया। अब वापस दिल्ली राजधानी ले आया तो बचे हुए जो बुजुर्ग थे, जो जाते वक्त बच गए थे, वो आते वक्त मर गए। तो इसकी जो पहली योजना थी वो क्या हो गई, असफल हो गई। मतलब इसकी किस्मत खराब थी, वरना योजना इसकी सही थी। दूसरी योजना दोआब में कर वृद्धि। देखो दोआब क्या होता है, दो नदियों के मध्य हमेशा जो क्षेत्र होता है वो तो उपजाऊ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहां तो दोनों नदियों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। तो दो नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। अब दोआब क्षेत्र होगा तो वहां पैदावार भी ज्यादा होगी। पैदावार जहां ज्यादा होती है वहां टैक्स में वृद्धि की जा सकती है, कोई गलत बात नहीं थी। तो इसने दोआब में कर में वृद्धि की, लेकिन जिस साल इसने वहां टैक्स बढ़ाया उसी साल वहां अकाल पड़ गया। तो इसकी दूसरी योजना भी असफल। तीसरी योजना क्या थी, कांसे व तांबे की मुद्रा चलाई इसने। इससे पहले के शासक जो थे उन्होंने ज्यादातर मोस्टली शासकों ने चांदी की मुद्रा चलाई थी। अब चांदी क्या थी कि अपने आप में कॉस्टली पड़ती थी, तो इसने सोचा कि मुद्रा का निर्माण थोड़ा सस्ता पड़ जाए। इसके लिए उसने क्या कहा, सबको कह दिया कि भाई चांदी की मुद्राएं जमा करवा जाओ और उसके बदले आप मेरे से, मतलब जो सरकारी टकसाल होती थी जहाँ सिक्के बनते थे, वहाँ से तांबे व कांसे के सिक्के ले जाओ। अगर 1 रुपए में चांदी का सिक्का चलेगा, वही 1 रुपए में किसका सिक्का चल जाएगा, तुम्हारा कांसे व तांबे का सिक्का चल जाएगा। तो मुद्रा बदल दी, लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने घर में, कांसा और तांबा तो घर घर में उपलब्ध था, घर में ही लोग बाग सिक्के बनाने लगे, इसलिए उसकी ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। खुरासान पड़ता है कहाँ पे, ईरान में। तो खुरासान मतलब ईरान का एक जगह थी, वहां उसने आक्रमण करने की योजना बनाई। अब इतनी दूर आक्रमण करने जा रहा था तो इसके लिए उसको काफी सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसने लगभग 3,60,000 सैनिकों की नई भर्ती की। और वो सैनिक इतने दूर जाने के लिए तैयार हो जाएं तो उनके लिए क्या किया इसने, उन सभी सैनिकों को 1 साल का एडवांस पेमेंट दे दिया, ताकि सैनिक खुश रहें और आराम से युद्ध करने के लिए ईरान के खुरासान में जाएं। लेकिन जब आक्रमण करने की योजना बनेगी, हाँ भाई अब आक्रमण करना है, उससे पहले ही उसने इस योजना को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसकी परिस्थिति उस समय उसके लायक नहीं रही थी। तो ये योजना भी असफल। कराचील पड़ता है हिमालय की तलहटी में। हिमालय जो पर्वत है उसके लगभग तलहटी में पड़ता है, नीचे की ओर। कराचील पर उसने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी एक सेना भेजी। सेना वहां पहुंची थी कि ऊपर से बर्फ का स्खलन हुआ, बर्फ नीचे गिरी, लगभग इसके संपूर्ण सैनिक वहां बर्फ में दबकर मर गए। ये योजना भी क्या रही, असफल रही। तो ये अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसकी सभी 5 योजनाएं असफल रही, इसलिए इसे इतिहास में पागल सुल्तान कहते हैं। ये लाइन जरूर लिखोगे लास्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं असफल हुई, इसलिए इतिहास में इसे पागल सुल्तान कहते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं कंप्लीट। ये जो लेसन चल रहा है, इस लेसन का अगर मेरे से कोई पूछे जाए कि भाई सबसे अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो वो यही है। जैसे मैंने पहले लेसन में बताया था ना आपको, सबसे शानदार जो 70/2019-20 की जो अभी एग्जाम है 30 तारीख को, सॉरी 29 जून को सामाजिक का पेपर है। पहले लेसन का सबसे शानदार प्रश्न था मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख करो, और दूसरे लेसन का शानदार प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का उल्लेख करो। अभी जो बच्चे पेपर दे रहे हैं इस प्रश्न को जरूर याद कर लेना। अब तुगलक वंश का ही एक शासक होता फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर बसाए थे, कुछ शहर बसाए थे, उन शहरों के नाम ध्यान रखने हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा
ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। द्वारा बसाए गए नगर, 3 नगर हैं, तीनों नगर आपको याद रखने हैं। एक तो है इसार फिरोजा, खुद के नाम पे ही है। दूसरा खुद के नाम पे हो गया फिरोजाबाद, 2 तो फिरोजा आ रहे हैं, और तीसरा है क्या, जौनपुर। समझ गए बात। तुगलक वंश के बारे में बस इतनी ही चर्चा होगी, क्योंकि तुगलक वंश में इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना 1% भी नहीं है। तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 ईस्वी से 1414 तक, तुगलक वंश कंप्लीट। फिर उसके बाद में इतिहास में जिस वंश का शासन आया था वो था सैयद वंश, जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया। उसमें केवल संस्थापक ध्यान रखना है, खिज्जर खां सैयद वंश का संस्थापक था, जो अपन ने डायग्राम में कर लिया। सैयद वंश के बाद में आया था लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश में संस्थापक तो डायग्राम से देख ही लोगे आप। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। अब लोधी वंश में एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। उस सिकंदर लोधी में से एक पर्सन बनता है सिकंदरी गज। ये भी 1 नंबर का बहुत अच्छा पर्सन बनता है इस लेसन से। सिकंदरी गज क्या है समझाइए। तो अब सुनना क्या लिखेंगे इसमें। लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने एक गज चलाई, वह गज 30 इंच की होती थी। कितने इंच की, 30 इंच की होती थी। उस गज से भूमि को नापा जाता था और उसके बाद उस भूमि से लगान लिया जाता था। लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने एक गज चलाई, जो कितने इंच की होती थी, जो 30 इंच की थी। क्या काम में आती थी, इससे भूमि को मापा जाता था, नापा जाता था या मापा जाता था, कुछ भी लिख लेना, तथा फिर उस भूमि से लगान लिया जाता था, तथा फिर उस भूमि पर लगान लिया जाता था। कंप्लीट। अब सिकंदर लोधी के बाद में देखो, लोधी वंश में बहलोल लोधी तो लोधी वंश का संस्थापक, केवल क्वेश्चन वही बनता है बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी के बाद में आया सिकंदर लोधी, जिसमें से ये पर्सन बन गया। और सिकंदर लोधी के बाद में आया कौन, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के समय एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। क्यों, पानीपत के युद्ध में देखो, एक बार देखना सुनना तुम, लोधी वंश और लोधी वंश के बाद में मैंने आपको बताया कौन सा वंश है, वो मुगल वंश। लोधी वंश का शासक तो था इस समय कौन, इब्राहिम लोधी। और मुगल वंश का एक शासक था बाबर। इसने आक्रमण किया किस पर, इब्राहिम लोधी पर। दोनों के बीच 1526 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं पानीपत का फरतम युद्ध। और पानीपत के फरतम युद्ध में बाबर की जीत हो गई। बाबर की जीत होते ही भारत में कौन सा वंश आ गया, मुगल वंश आ गया, और लोधी वंश समाप्त हो गया। तो मुगल वंश और लोधी वंश दोनों की शुरुआत के लिए अपन एक ही पर्सन बना लेते हैं, और वो पर्सन है कौन सा, पानीपत का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा पानीपत का युद्ध कब हुआ है, किस किस के मध्य हुआ, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो इसमें लिखोगे यह युद्ध 1526 में, लोधी वंश का तो कौन था, इब्राहिम लोधी। वह मुगल वंश का कौन था, बाबर। तो इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई, बाबर की जीत हुई। और इसी के साथ भारत में कौन सा वंश आ गया, मुगल वंश आ गया।
अब मुगल वंश भारत में सर्वाधिक चलेगा, मुगल वंश की अपनी कंप्लीट चर्चा होगी, जो काफ़ी बड़ा वंश भी है। जैसे मुगल वंश 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर शासक बन गया, तो मुगल वंश का पहला शासक तो हो जाएगा बाबर। समझ गए बात। बाबर के बाद में इसका बेटा शासक बनेगा कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद में इसका बेटा शासक बनेगा कौन? अकबर। अकबर के बाद में 1605 तक, अकबर के बाद इसका बेटा शासक बनेगा कौन? जहांगीर। 1605 से 1627। जहांगीर के बाद में जहांगीर का बेटा शासक बनेगा जिसका नाम होगा शाहजहां। वो शासक रहेगा 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां के बाद में इसका बेटा शासक बनेगा औरंगजेब, जो शासक रहेगा 1658 से 1707। ये मुगल वंश के इन शासकों के बारे में अपनी चर्चा होगी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये याद करने के लिए नहीं बनाया मैंने, बस केवल आपको बताने के लिए कि अपने को आगे जाके अब अगले इसी लेसन में आगे क्या क्या पढ़ना है। तो अब बाबर के बारे में ही उल्लेख चलेगा अपना। अब देखो क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। यह युद्ध मार्च 1527 में सांगा व बाबर के मध्य हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। समझ के बाद देखो हुआ क्या था। बाबर एक मुगल शासक था, ये बाबर अफगानिस्तान से आया था, तो इसने उस समय भारत का शासक इब्राहिम लोदी था ही। अब इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। उसके बाद में यहाँ के जो लोग बाग थे उन्होंने कहा कि तूने इब्राहिम लोदी को तो पराजित कर दिया, लेकिन एक मेवाड़ का शासक है, देखो पूरे भारत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि तू एक छोटा सा राजा है मेवाड़, सॉरी राजा तो बहुत बड़ा था, एक छोटी सी रियासत है मेवाड़, छोटा सा राज्य है मेवाड़, उसका राजा है महाराणा सांगा। एक छोटे से राज्य का शासक बहुत शक्तिशाली और बहुत वीर, वो था महाराणा सांगा। तो कि तू महाराणा सांगा को भी पराजित कर। अब बाबर ने कहा कि मैंने भारत के ही राजा को पराजित कर दिया, तो मेवाड़ का राजा तो लगा ही क्या है मेरे सामने। अब एक घटना मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी घटना हुई थी क्या। बाबर की सेना एक बार बयाना आई हुई थी, बयाना पड़ता है अपने भरतपुर में, और संयोग से सांगा की सेना भी वहाँ गई हुई थी। अब उनका युद्ध का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपस में टकराव हो गई, एक दूसरे से पूछा कि भाई आप कौन हो, आप कौन हो। तो बाबर की सेना को पता चला कि ये सांगा की सेना है, तो बाबर की सेना ने सोचा कि अभी इसको धूल चटाते हैं सांगा की सेना को। अब आपस में विवाद बढ़ा, दोनों की लड़ाई हुई। सांगा की सेना ने बाबर की सेना को इतना बुरी तरह से मारा कि बाबर के जो बचे हुए सैनिक थे, अधिकांश सैनिकों तो सल्टा दिया वहीं पे, बचे हुए सैनिक बाबर के पास बककर चले गए। बाबर ने कहा कि अब अपने युद्ध की योजना बनाओ, अब अपन सांगा पे आक्रमण करेंगे। लेकिन जो सांगा से बच के गए थे उन सैनिकों का कहना था कि बाबर आप खुद हमें मार दो, लेकिन सांगा की तलवार से मरना हमें नहीं चाहते, मतलब हम सांगा के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो सांगा को देख चुके थे। ऐसा कहा जाता था कि सांगा के 80 घाव थे, अपने शरीर में एक घाव हो जाता है ना तो अपने से ढंग से बोला नहीं जाता, लेकिन सांगा के शरीर में 80 घाव होने के बाद भी वो वीरता पूर्वक खड़ा रहता था। हालांकि युद्ध की बहुत बड़ी स्टोरी है, वो ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक वीर शासक की यहाँ क्या हो गई, पराजय हो गई। कारण क्या था उसका, मेन कारण मैं आपको बता दूं कि सांगा के पास तलवारें थी और बाबर के पास तोपें थी। अब कितना भी वीर हो भाई, तलवार तोप का मुकाबला थोड़ी कर पाएगी, क्योंकि तलवार तो तोप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उससे पहले उनको उड़ा दिया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य कारण था जिसकी वजह से सांगा की क्या हो गई, हार हो गई। अब तुजुके बाबरी या बाबरनामा, इसके बारे में अपन थोड़ा उल्लेख करेंगे।
बाबर ने एक आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का मतलब होता है खुद के बारे में कहानी लिखना। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा या खुद के बारे में कथा लिखी, उस किताब का क्या नाम था? तुजुके बाबरी या बाबर नामा। और बाबर ने ये किताब लिखी थी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, क्योंकि बाबर की मूल भाषा कौन सी थी? तुर्की भाषा। यह है, आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, तुजुके बाबरी या बाबरनामा क्या है? यह है बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। अब इसमें साथ में आपको एक बात और याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना अगली बात जो मैं आपको बताऊं। ये जो बाबरनामा था, मेन तो बाबर ने तो तुर्की भाषा में लिख दी, लेकिन इसका फिर फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये बाबरनामा के बारे में आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को हालांकि पहले तो आगरा में दफनाया गया था। आगरा में एक जगह थी जिसका नाम था रामबाग, वहाँ दफनाया गया था, लेकिन कुछ सैनिकों और कुछ सरदारों ने कहा कि भाई बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो जब उन्होंने कहा कि बाबर की अंतिम इच्छा तो काबुल में दफनाए जाने की थी, तो फिर यहाँ की बजाय उसको, जो भी उसकी अस्थियाँ थी, उसको कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर के बारे में अपने को यही 3 बिंदु याद रखने हैं। और उसके बाद में बाबर के बाद में अपनी चर्चा होगी किसको लेकर? अगला मुगल शासक हुमायूं। और हुमायूं की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और बेटा वो एग्ज़ाम भी नज़दीक है, 10th क्लास वाले तो बहुत स्पीडली इन वीडियो को देखें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अगर पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो भाई पढ़ा हुआ अपना मैटर याद करें, उनको तो बेस्ट ऑफ लक। और 9th क्लास के जो बच्चे जो बिना एग्ज़ाम डायरेक्ट ही उनकी किस्मत अच्छी थी कि 10th क्लास में आ गए, तो वो 10th क्लास के विशेष स्टडी प्रारंभ कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।